भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या प्रतिमांचं पूजन करून या कार्यक्रमाचा विधिवत शुभारंभ होतोय। या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंहजी चौहान साहेब, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय श्रीमंत छत्रपती खासदार उदयनराजे भोसले, या क्लस्टरचे प्रमुख माननीय खासदार धनंजयजीरावजी महाडिक, माननीय जयाभाऊजी गोरे, या सातारा जिल्हा महायुतीचे समन्वयक आदरणीय मदनदादा भोसले, आदरणीय आनंदरावजी, त्याचबरोबर सातारा जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय धैर्यशील दादा, मनोज दादा घोरपडे, आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात। आदरणीय अतुल बाबा भोसले, भरत नाना पाटील, आपल्या सर्वांच्या शुभास्ते या ठिकाणी प्रतिमा पूजन केले जाते। दिव्यानं दिवा पेटत जाऊन देश अंधाराकडून प्रकाशाकडे वाटचाल करत असताना पुन्हा एकदा देशात 400 पार जाणारा आणि खऱ्या अर्थाने याच पुन्हा एकदा फिर एक बार मोदी सरकार या संकल्पनेतून आजचा कार्यक्रम संपन्न होत असताना आलेल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। चिन्मय दादांसोबत आलेल्या कार्यकर्त्यांना माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे, हात जोडून की आपण सर्वांनी बसलो पाहिजे। ही खुर्ची सन्मानाची तुम्हा सर्वांसाठी। आलेल्या सर्व मान्यवर मंडळींच्या शुभ हस्ते महाराजांच्या मूर्तीचं पूजन झालं, दीप प्रज्वलन झालं। आता मान्यवर मंडळी अस्वस्थ होत आहेत, बसून घेत आहेत। आलेल्या मान्यवर मंडळींचा सन्मान करणं आपली जबाबदारी आणि म्हणूनच शिवराज सिंग चौहान साहेब, आपण या स्वराज्याच्या राजधानीमध्ये आला, सातारा जिल्ह्यामध्ये आला। भारतीय जनता पार्टी सातारा जिल्ह्याच्या वतीनं आपणा सर्वांचा सन्मान करणं आमची जबाबदारी आणि म्हणूनच व्यासपीठाच्या पाठीमागे प्रचंड गर्दी झालेली आहे। सर्वांना विनंती, आपण पुढे येऊन बसून घेऊयात। व्यासपीठाच्या पाठीमागे असलेले सर्व मान्यवर पुढे येऊन बसून घेऊयात। प्रचंड गर्दी झाली, दाटावाटी झालेली आहे। सर्वांना विनंती, आपण बैठकीवर बसून घेऊयात। आज या ठिकाणी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्टेजच्या डाव्या बाजूला जी मंडळी आहेत समोर येऊन बसायचंय। सगळं सर्वांना विनंती आहे, सगळ्यांनी ताबडतोब इथं समोरच्या बाजूला येऊन बसायचंय। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माननीय माजी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आणि भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शिवराज सिंहजी चौहान साहेब, आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात। आपला स्वागत आणि सत्कार साताऱ्याचे लाडके नेते आदरणीय श्रीमंत छत्रपती खासदार उदयनराजे भोसले आणि जिल्हाध्यक्ष आदरणीय धैर्यशील दादा कदम यांच्या शुभहस्ते, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंग चौहान यांचा सन्मान होतोय। मंडळी टाळ्यांच्या प्रचंड गजरामध्ये या सत्काराला पण साथ घालायचे आहे। आदरणीय शिवराज सिंहजी चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यांचा सन्मान आदरणीय श्रीमंत छत्रपती खासदार उदयनराजे भोसले आणि जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील दादा यांच्या शुभहस्ते हा सन्मान होतोय। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माननीय खासदार धनंजयरावजी महाडिक, आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात। आपला सत्कार चिन्मयजी कुलकर्णी आणि किशोर तात्या शिंदे यांच्या शुभहस्ते व्हावा अशी मी विनंती करतो। श्री खासदार धनंजयरावजी महाडिक साहेब यांचा सन्मान चिन्मयजी कुलकर्णी आणि किशोर तात्या यांच्या शुभहस्ते होतोय। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने खास उपस्थित असलेले सातारा जिल्हा महायुतीचे समन्वयक आदरणीय आमदार जयकुमार भाऊ गोरे, आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात। आपला सत्कार सागरजी शिवदास आणि विकासजी गोसावी यांच्या शुभहस्ते आपला सन्मान व्हावा अशी मी विनंती करतो। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आवर्जून उपस्थित असलेले माननीय श्री अतुल बाबा भोसले, सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे समन्वयक यांचा सन्मान श्री सुनील बापू शिंदे यांच्या शुभहस्ते व्हावा अशी विनंती करतो। माजी आमदार आदरणीय मदनदादा भोसले, आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात। आपला सन्मान सातारा जिल्हा भारतीय जनता पार्टी
अल्पसंख्याक BCCLचे अध्यक्ष अमितजी भिसे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान व्हावा अशी विनंती आहे. माजी आमदार आनंदरावजी पाटील साहेब आपण या निमित्ताने उपस्थित आहात. आपलाही सन्मान होतोय. मनीषाताई पांडे महामंत्री सातारा जिल्हा यांना विनंती आहे आपण हा सन्मान करायचा आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आवर्जून उपस्थित असलेले आदरणीय प्रियाताई शिंदे ताईसाहेब आपणही उपस्थित आहात. आपलाही सन्मान या ठिकाणी होतोय. त्यांचा सन्मान चित्रलेखाताई कदम माने कदम यांच्या शुभ हस्ते प्रियाताई शिंदे यांचा सन्मान व्हावा. उपस्थित सर्व मान्यवर भरतनाना पाटील, अनुपजी सूर्यवंशी, विक्रमबाबा पाटणकर, आदरणीय मनोजदादा घोरपडे, रामकृष्णजी वेताळे साहेब आपल्या सर्वांचं स्वागत करून पुढील कार्यक्रमासाठी मी चंद्रकारला विनंती करतो. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आलेल्या सर्व मान्यवर मंडळींचा सन्मान झाला, स्वागत झालं आणि मी विनंती करतोय आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं स्वागत आणि प्रास्ताविक करण्यासाठी मी मंचावरती निमंत्रित करतो. मित्रांनो, पुन्हा एकदा देश 400 पारचा नारा घेतोय. आदरणीय देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या विचारानं देश उभा राहतोय आणि या देशामध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या विचारानं पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीचा 400 पारचा नारा आणि पुन्हा एकदा फिर एक बार मोदी सरकारचा नारा लागत असताना आदरणीय शिवराज सिंग चौहान साहेब आपण सातारा जिल्ह्यामध्ये आला. हा उत्साह सातारा जिल्ह्याचा सांगतोय की 400 मध्ये पुन्हा एकदा सातारा लोकसभेचा खासदार आपला सर्वांना पुन्हा एकदा ताकदीनं पाठवायचा आहे. एकदा हात वरती जोरदार टाळी झाली पाहिजे या 400 पारच्या नाऱ्यासाठी आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांसाठी. आणि मी विनंती करतो सातारा जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय धैर्यशील दादा कदम यांना आपण संबोधित करावं. आपल्याशी बोलतायत आदरणीय धैर्यशील दादा कदम. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. आज या ठिकाणी सातारा जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक गांधी मैदानावर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान आपके, हमारे और देश के सभी बहनों के लाडले मामा जी, जिन्होंने लाडली बहना और अगणित विकास परियोजना अपने प्रदेश में यशस्वी करके जन सामान्य मानवी को आनंदी बनाने का और आनंदी बना के अपने प्रदेश में पुनः सत्ता प्रस्थापित की, उनका मैं हमारे सातारा जिले में अखंड हिंदुस्तान के आराध्य दैवत सब जाति धर्मों को साथ लेके चलने वाले हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की नींव इस भारत देश में रखी,
जिनके पद स्पर्शों से, जिनके वास्तव से और जिनके पराक्रम से पावन हुई भूमि सातारा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, वो महाराज की ये धरती, कर्मभूमि, हिंदवी स्वराज्य की राजधानी सातारा, ये सातारा ऐतिहासिक नगरे में मैं आपका विनम्र और नम्रता पूर्वक तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के थेट 13वें वंशज, राज्यसभा के खासदार छत्रपति उदयनराजे भोसले, इनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के क्लस्टर प्रमुख खासदार धनंजय महाडिक, इनका भी मैं सतारा जिले में स्वागत करता हूं। सतारा जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और महायुति के समन्वयक आमदार जय कुमार गोरे भाऊ, इनका भी यहां स्वागत करता हूं। लोकसभा के निवडणूक प्रमुख आदरणीय अतुल बाबा भोसले, आदरणीय मदन दादा भोसले, आदरणीय आनंदराव पाटिल नाना और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कोर कमेटी के सदस्य, मोर्चा और प्रकोष्ठ के सभी जिलाध्यक्ष, उनके सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष, मेरी माता भगिनी, मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा कार्यकर्ता, सबका मैं इस मंच के ओर से मनपूर्वक इस गांधी मैदान पे, इस ऐतिहासिक सभा में आप सबका स्वागत करता हूं। देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है और देश के सभी मानवी को, सभी नागरिक को, सामान्य नागरिक को उनका जीवनमान ऊंचा करने के लिए हर एक प्रयास किया है। विविध योजना का लाभ लेके गरीब लोग गरीबी के रेखा के ऊपर आ गए हैं और सभी योजना, सभी भाजपा के प्रोग्राम इस जिले में, इस जिले के बूथ स्तर के कार्यकर्ता सब मन से कर रहे हैं। साहब जी, गत लोकसभा में हमारे छत्रपति का पराभव सातारा वासियों के एक दिल में गहरी चोट है। हम पूरे जिले के भाजपा कार्यकर्ता की ओर से आपको ये अवगत कर देते हैं कि जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के पंतप्रधान बनेंगे, जब शपथ लेंगे, तब ये सतारा लोकसभा का सांसद और माढ़ा लोकसभा का सांसद हमारे कमल चिन्ह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के दिल्ली में उनके पाठिंबा देने के लिए जाएंगे। सर जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक विनती आप सभी कार्यकर्ता से करूंगा। उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब मन की बात कार्यक्रमातून आपल्याला भेटणार आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची लोकसभेच्या अगोदर ही शेवटची मन की बात कार्यक्रम आहे। म्हणून माझी सगळी तमाम सातारकरांना विनंती आहे की उद्या 11 वाजता जिथं असाल त्या ठिकाणी मन की बात कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी ऐकायचा आहे आणि आजच्या दिवसापासून या ठिकाणी आपण
निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात करायची आहे. मी या मंचावरून मनापासून छत्रपती उदयनराजेंना शुभेच्छा देतो की आज योगायोगाने त्यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा द्यायला मध्य प्रदेशचे यशस्वी मुख्यमंत्री की जे 4 वेळा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, की ज्यांनी या ठिकाणी 13व्या वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचं काम करायला सुरुवात केली. संघात काम केलं, अभाविपीमध्ये काम केलं, खासदार म्हणून काम केलं, आमदार म्हणून काम केलं आणि आज या ठिकाणी मध्य प्रदेशचा अतिशय लोकप्रिय नेता म्हणून या ठिकाणी माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान साहेबांचा या ठिकाणी आदर आहे. आणि आता त्यांच्याकडं या देशातल्या प्रत्येक खासदार निवडून आणण्यासाठीची जबाबदारी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टीने दिलेली आहे. आणि म्हणून परत एकदा आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं, आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं छत्रपती उदयनराजेंना मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. सातारा जिल्हा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं छत्रपतींना परत एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. फिर एक बार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब अपने ऐतिहासिक सतारा जिले में आए, यहाँ उदयनराजे जी को वाढदिवस की जन्मदिन की बधाई दी. मैं आपके सभी लोगों के तरफ से, सतारा जिले के तरफ से चौहान साहब का मनपूर्वक आभार मानता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सातारा. आपल्याला माहिती आहे मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये एक्झिट पोलचे निकाल आणि अंदाज देखील ज्यांच्यात जादूने खोटे ठरवले असे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी आणि शिवराज सिंगजी चौहान साहेब यांच्या करिश्म्याने, यांच्या जादूने मध्य प्रदेशचे निकाल बदलले. मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये सातारचे काही सुपुत्र गरोट, भानुपुरा, जिल्हा मंडसौर या विधानसभा क्षेत्रामध्ये चंद्रसिंह सिसोदिया नावाचे आमदार तिथून निवडून आले. त्यांच्या निवडणुकीमध्ये आपल्या सातारच्या 4-5 लोकांनी 10-15 दिवस त्या ठिकाणी फार चांगलं काम केलेलं आहे. त्यांचा सन्मान आदरणीय शिवराज सिंहजी चौहान साहेब आपके जादू से मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के अंदाज भी झूठे हो गए. इसमें हमारे सतारे के 4 लोग मंदसौर विधानसभा मतदार क्षेत्र में विधायक चंद्रसिंह जी सिसोदिया उनके लिए काम करते थे. उनका सम्मान आपके हाथ से होना चाहिए. मैं विनंती करता हूं श्री सुनील बापू शिंदे, महामंत्री सातारा जिल्हा भारतीय जनता पार्टी, अनूपजी सूर्यवंशी, अविनाशजी खर्शीकर, शंकरजी पाटील आणि अलंकार सुतार मंडळी, मध्य प्रदेशच्या त्या महासंग्रामामध्ये आपल्या सातारच्या 4 युवकांनी, 4 सुपुत्रांनी तिथं जाऊन भारतीय जनता पार्टीसाठी योगदान दिलं. घर दार सर्व वारावर सोडून पक्षासाठी काम करणारी फळी या भारतीय जनता पार्टीमध्ये आजही आहे. म्हणूनच आपण 400 पार हे स्वप्न पाहू शकतो. या सत्काराला आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून दाद साथ घालायचे. आणि सर्वात महत्वाचं आपले आदरणीय जयकुमार भाऊ हे देखील मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये 10 दिवस मुक्कामी त्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतलेला होता. आदरणीय जयकुमार भाऊ यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान व्हावा अशी विनंती आहे. राजस्थान निवडणुकीमध्ये सुनिशाताई शहा यांनी सहभाग घेतलेला होता. सहडोल जिल्हा लोकसभा मतदारसंघ 8 विधानसभाच्या महिला प्रभारी म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. सुनिशाताई शहा यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. त्यांनी सन्मानाचा स्वीकार करावा अशी विनंती आहे. या ठिकाणी काही प्रवेश भारतीय जनता पार्टीमध्ये होत आहेत. श्री कृष्ण साळुंके पाटण तालुका, श्री अर्जुनजी रामचंद्र शिंदे, सचिन साळुंके यांच्या नेतृत्वाखाली श्री अंकुशराव माने आपल्या सर्वांच्या या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश होतोय. दादासाहेब धायगुडे, कृष्णाजी साळुंके राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमधून या ठिकाणी पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. चला, ज्यांचा नामोल्लेख केलेला आहे त्यांनी पक्ष प्रवेशासाठी व्यासपीठावर यायचे. श्री कृष्णजी साळुंके,
अर्जुन रामचंद्र शिंदे, सचिन साळुंके यांच्या नेतृत्वाखाली अंकुशराव माने, दादासाहेबजी धायगुडे आणि कृष्णराव साळुंके या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आलेल्या सगळ्या तरुण सहकाऱ्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आदरणीय तात्यांचा निरोप आपण सर्वांनी बसून घ्यावं. आदरणीय भारतीय जनता पार्टीमध्ये अनेक कार्यकर्त्यांचा प्रवेश होतो. त्यांना माझी विनंती आहे, चला आपण पटकन स्टेजवरती या. आदरणीय आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सन्माननीय सर्व मान्यवर मंडळी या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश होतोय. सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. या श्री चला, ज्यांचा नामोल्लेख झाला त्यांना विनंती आहे व्यासपीठावर यायचे, आपण प्रवेश करायचे. कृष्णाजी साळुंके, अर्जुनजी शिंदे, श्री अंकुशराव माने, दादासाहेब धायगुडे आणि कृष्णराव साळुंके आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह आपण भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करतात. मंडळी, टाळ्यांच्या प्रचंड गजरामध्ये या प्रवेशाला साथ घालायचे आहे. श्री कृष्णजी साळुंके, अर्जुनराव शिंदे, अंकुशराव माने, दादासाहेब धायगुडे आदी मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करतायत. त्यांचा सन्मान आणि स्वागत आदरणीय शिवराजसिंहजी चौहान यांच्या शुभ हस्ते होतोय. मगाशी कार्यक्रमाच्या अनावधानामध्ये सुरभीताई भोसले यांचा नामोल्लेख राहिला. आपण उपस्थित आहात, आपलं स्वागत. यानंतर चंदू. धन्यवाद. मान्यवर मंडळींचे सन्मान झाले, आपण सर्वांनी अस्वस्थ व्हावं. आणि यानंतर मित्रांनो, आपण सर्वांशी बोलताय सातारा जिल्ह्याचे पूर्व जिल्हा अध्यक्ष, आपण सर्वांशी बोलताय सातारा जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष, मानखटा विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सन्मान्य जयकुमारजी गोरेभाऊ बोलतायत. एकदा हात वरती, जोरदार टाळी मानदेशाच्या सुपुत्रासाठी आदरणीय जयकुमारजी गोरेभाऊ बोलतायत. एकदा हात वरती, जोरदार टाळी, सातारा जिल्ह्याची सन्मानाची स्वाभिमानाची टाळी. आज आपल्या सातारा जिल्ह्यासाठी, खास करून सातारा शहरासाठी प्रचंड मोठा योगायोगाचा दिवस आहे. अख्ख्या देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीच्या अनुषंगानं गेल्या 10 वर्षामध्ये आदरणीय मोदीजींच्या सरकारच्या कालखंडामध्ये या देशामधल्या सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून या देशाला स्वाभिमानानं सन्मानानं उभं करण्याचं काम आदरणीय मोदीजींनी केलं. आणि ज्या ज्या योजना मोदीजींच्या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये सामान्य माणसासाठी केल्या, त्या योजना सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या अनेक दिवसापासून चालू केलंय. अनेक दिवसापासून ते करतायत. आणि आज लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जात असताना आपण सातारा जिल्ह्याच्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आपण तयार आहोत की नाही हे पाहण्यासाठी आणि या निवडणुकीसाठी आपल्या सगळ्यांना कानमंत्र देण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सोबत उपस्थित असलेले
ज्यांनी मध्य प्रदेशच्या राजकारणामध्ये, ज्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून 17 वर्ष सामान्य माणसाची सेवा केली आणि 17 वर्ष सेवा केल्यानंतर अख्ख्या देशातले राजकीय पंडित सांगत होते की मध्य प्रदेशमध्ये आता बदल होईल आणि मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचं सरकार येईल, अशा पद्धतीची भूमिका अनेक चॅनलवरून अनेक राजकीय पंडित मांडताना आपण सगळ्यांनी बघितली. पण आपल्या समोर बसलेला हा चाणक्य आहे. या चाणक्यानं सगळ्या देशातल्या राजकीय पंडितांचं ज्ञान सुद्धा अपुरं पडलं त्याच्या पुढं. ज्यांनी सगळ्यांना चकवा देऊन मध्य प्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आदरणीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आणली. ते मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री सर जी, मैं मध्य प्रदेश में आया था और 10 दिन मैं मध्य प्रदेश में था. वहां मैंने आपके संगठन का काम देखा है. चुनाव में आप चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं मैंने देखा है. मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इतना अच्छा प्लानिंग देश में कोई कर सकता है. वो शिवराज सिंह चौहान साहब कर सकते हैं. उसके बाद जो राजकीय पंडित थे उन्होंने जो अनुमान लगाया था, उन सबका अनुमान गलत क्यों साबित हुआ. जब मैं ग्राउंड पे काम कर रहा था तो मैंने देखा था इतनी सारी योजनाएं बस बनाई नहीं थी तो लोगों तक पहुंचाई थी. और सबसे तूफानी योजना थी लाडली लक्ष्मी थी, थोड़ी थी, लेकिन लाडली बहना की योजना इस देश में मध्य प्रदेश में तूफान लाने वाली योजना थी. और उस योजना ने चमत्कार किया. इतनी सारी बहनाएं इतना अपने भाई से प्यार करती थी जो मैंने देखा है. जब पाटन विधानसभा मतदार संघ में सर मैं था, 10 दिन काम कर रहा था, वहां आपकी रैली थी. उस रैली में सबका अनुमान था कि 20,000 बहनाएं आएगी, 20,000 बहनाएं आएगी. जब फंक्शन चालू हुआ चेयर भी 20,000 डाली थी. जब फंक्शन चालू हुआ तो बहनाओं का सैलाब मैंने देखा है. 20,000 तो कहीं चेयर कब भर गई पता ही नहीं चला, लेकिन 50-60 हजार बहनाओं का सैलाब मैंने देखा. सबके मुंह में एक ही था कि हमारे भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, बीजेपी को फिर से लाना है. ये मैंने सुना हुआ है. असा एक कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री आज आपल्या सगळ्यांच्या सोबत आहे. दुसरा प्रचंड मोठा योगायोग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज आणि ज्यांच्यावर आमचा जिल्हा महाराष्ट्र प्रचंड प्रेम करतो, त्या आमच्या उदयन महाराजांचा वाढदिवस आज आहे. एवढा मोठा नेता आज आमच्या एवढ्या मोठ्या नेत्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आलाय. याच्यासारखा योगायोग आमच्या साताऱ्यासाठी आणि अजिंक्य ताऱ्यासाठी दुसरा असूच शकत नाही. असा प्रचंड मोठा योगायोग आज आहे. आणि या प्रचंड योगायोग असाच येत नाही. आता लोकसभेच्या निवडणुका पण आलेल्या आहेत आणि लोकसभेच्या निवडणुका येत असताना असे योगायोग घडतात तेव्हा हा शुभ संदेश असतो. हे या निमित्तानं मला आपल्या सगळ्यांना सांगायचं आहे. आपल्या आदरणीय उदयन महाराज त्यांच्या वाढदिवसाच्या मनापासून मी शुभेच्छा देत असताना या चे प्रमुख सन्माननीय धनंजय उर्फ मुन्ना महाडिक खासदार, आमच्या राज्यसभेचे लोकसभेचे खासदार 2 वेळा राहिले, आमचे मित्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनापासून स्वागत करतो. स्टेजवर अनेक सन्माननीय उपस्थित आहेत. आमचे जिल्हाध्यक्ष मगाशी उत्तम हिंदीतनं भाषण ज्यांनी केलं ते आमचे धैर्यशील दादा, आमचे या जिल्ह्याचे नेते आणि माजी आमदार सन्माननीय मदनदादा भोसले,
आमचे कराड दक्षिणचे भावी आमदार सन्माननीय अतुल बाबा भोसले, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे माजी आमदार आनंदराव नाना, पलीकडल्या बसलेल्या आमच्या आदरणीय शिंदेताई, पलीकडे आमच्या या जिल्ह्याच्या डायनॅमिक महिला अध्यक्षा सन्माननीय सुरभीताई भोसले, चित्रलेखाताई कदम, भीमराव काका, मनोज दादा घोरपडे, आमचे भरत पाटील साहेब, आमचे सुनील तात्या. आता सगळ्यांची नावं घेत नाही, खूप वेळ झाला आहे आणि वास्तविक पाहता माझं भाषण तुम्ही अनेकदा ऐकता. आपल्याला 2 लोकांचं भाषण आज ऐकायचं आहे. एक उदयन महाराज आणि दुसरे शिवराज सिंग चौहान साहेबांचं भाषण ऐकायचं आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मी फार वेळ आपला घेणार नाही, पण एवढंच आपल्याला सांगणार आहे की आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये भारतीय जनता पक्ष काम करतोय आणि भारतीय जनता पक्षासोबत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार काम करत आहे. आणि हे सरकार काम करत असताना आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की गेल्या 5 वर्षापासून जेव्हा आपल्याला उदयन महाराजांचा पराभव झाला त्या दिवसापासून आपल्या सगळ्यांच्या मनाला लागलेली ती गोष्ट आहे. आणि आपण त्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी आपण सगळ्यांनी ताकदीनं भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा कामाला लागलेला आहे. आणि मी आपल्याला खात्रीनं सांगेन शिवराज जी, इस जिले में जो भी खासदार बनेगा यहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, दूसरे किसी पार्टी का बनेगा नहीं. ये डिस्ट्रिक्ट हमने देखा है, यहाँ पे बहुत बड़े नेता हमारे यहाँ पे है जिनको शरद पवार जी को आप जानते हैं. उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पार्टी का एक गढ़ था, लेकिन ये गढ़ वढ़ अभी कुछ बचा नहीं है. आपको बताया जैसे राष्ट्रवादी पार्टी की हालत इस राज्य में बनी है, उससे बदतर हालत यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस डिस्ट्रिक्ट में है. यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी की सारी योजनाएं लोगों के पास पहुंचा के, हमसे बहनाओं के पास पहुंचा के इस लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार है. और किसी भी हालत में 2024 में जब प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे तब यहाँ का खासदार मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का रहेगा. ये आश्वस्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ आपको मेरे सब लोगों के तरफ से. बाकी सगळ्याच गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत, पण मी आपल्याला एवढंच सांगेन, भारतीय जनता पार्टीला मी गेल्या अनेक दिवसापासूनची विनंती करतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं जे पूर्वीचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आता आमच्या एक आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचा सहकारी म्हणून या ठिकाणी आला आहे. आणि त्या ठिकाणी येत असताना एक विचार घेऊन भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता काम करत असताना प्रचंड संघर्षातनं ही भारतीय जनता पार्टी उभं करण्याचं काम गेल्या अनेक वर्षापासूनचा आमचा भारतीय जनता पक्षाचा सामान्य कार्यकर्ता करतोय. खूप संघर्षातनं गेलेला कार्यकर्ता आहे. जेव्हा कुणीच विचारत नव्हतं तेव्हा आमचा हा भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता जमिनीवर संघर्ष करत होता. अनेक लोकांनी चेष्टा केली, अनेक लोकांच्या सोबत संघर्ष झाला, अनेक वेळा जेलमध्ये जायला लागलं. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आमचा संघर्ष केला आहे. आणि तो कार्यकर्ता संघर्षातनं आज अशा स्थितीत आहे, त्या कार्यकर्त्याला वाटतं की आता संधी आली की माझ्या भारतीय जनता पक्षाचा खासदार या जिल्ह्यातनं होईल. त्यावेळी आमची हात जोडून विनंती आहे की या जिल्ह्यातनं भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार असला पाहिजे. इस डिस्ट्रिक्ट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए. इतनी हमारी हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विनती है. आप हमारी बात हम तो पहुंचाते, लेकिन हमारी बात आप भी पहुंचाने का काम हमारी तरफ से करिए, इतनी आपको विनती करता हूँ. और आपको इतना ही आश्वासित करता हूँ, आप जिस काम के लिए आए, आप जहाँ जहाँ जाते हो विजयश्री आपके साथ रहती है. आप जहाँ जहाँ जाते हो बहनाएं आपके साथ रहती है. जहाँ जहाँ आप जाते हो किसान आपके साथ रहता है, युवा आपके साथ रहता है. आप सातारा में आए हो तो आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सारी बहनाएं, सारे युवा, सारे किसान आपके आह्वान पे आएंगे, साथ है ही और आएंगे. इतना आपको विश्वास देता हूँ. आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा लीडर, बहुत कम लीडर देखे हैं, उसमें सर आपका नाम ऊंचाई पे है, इतना मुझे पता है.
इसलिए मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं और सारी शुभकामनाएं, बाकी बची हुई सारी शुभकामनाएं, बाकी बची हुई सारी शुभकामनाएं हमारे नेता, हमारे मित्र सम्मानीय उदयन महाराज जी को देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के युवाओं के सर के ताज है। उनको तहे दिल से शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि आपलाही उत्तर आपली प्रगती होत राहो, आपल्या मनातल्या साऱ्या इच्छा पूर्ण हो अशा पद्धतीची भावना व्यक्त करतो। आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। एकदा हात वर करून भारतीय जनता पार्टीला मनापासूनच्या शुभेच्छा देत असताना उदयन महाराजांना शुभेच्छा देऊया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सन्मान्य जयकुमारजी गोरेबाव। आक्रमक आणि मानदेशी भाषेत खऱ्या अर्थानं आपली बुलंद तोप आपण स्वराज्याच्या राजधानीमध्ये ठोकली। एकदा जोरदार टाळी सन्माननीय आमदार जयकुमारजी गोरेबाव यांच्यासाठी। आणि यानंतर मी अभिमानानं सांगतो, महाराज कोल्हापुरात महाडिक चालू होतात आणि सोलापुरात संपतात। 5-4 जिल्ह्यामध्ये महाडिक आहेत असे सन्माननीय राज्यसभेचे लोकप्रिय सन्माननीय खासदार धनंजयजी महाडिक साहेब आपणा सर्वांशी बोलतात। एकदा हात वरती, आपण सातारा जिल्ह्यात आला, आपली वाणी आपणास, कारण अभिमान आहे कोल्हापूरची राजधानी आणि सातारची राजधानी, स्वराज्याच्या 2 राजधान्या, आणि आपण कोल्हापूर जिल्ह्यात आला, सातारा जिल्ह्यात आपण बोललं पाहिजे। एकदा जोरदार टाळी सन्माननीय धनंजय उर्फ मुन्ना महाडिक यांच्यासाठी। भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, अब की बार सातारा लोकसभा में हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनका जन्मदिन हम यहाँ धूमधाम से मना रहे हैं, वो लोकसभा में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले महाराज, अभी जिन्होंने हम सबको संबोधित किया, वो हमारे युवा मित्र यहाँ के विधायक जय कुमार जी गोरे, इस जिले के अध्यक्ष धैर्यशील जी कदम, हमारे मित्र और इस जिले के युवा नेता अतुल बाबा भोसले, पूर्व विधायक आनंदराव जी पाटिल, पूर्व विधायक मदन दादा भोसले, मंच पर उपस्थित प्रियाताई शिंदे, विक्रम जी पाटनकर, भीमराव जी पाटिल, अविनाश जी कदम, मनोज बाबा घोरपड़े, चित्रलेखा कदम, सुरभिताई भोसले, भरत पाटिल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित सभी मंडल, बूथ के प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख और महाराज जी को प्रेम करने वाले सभी युवा मित्र, पत्रकार, छायाचित्रकार, बहनों और भाइयों, हम बहुत भाग्यशाली है कि आज एक ऐसा सुवर्ण दिन यहाँ पे आया है। लोकसभा प्रवास क्लस्टर की बैठक और उदयनराजे महाराज जी का जन्मदिन एक साथ आया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बार बार दिन ये आए, बार बार हम दिल से गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। भाई और बहनों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय है, वो आज हमें मार्गदर्शन करने के यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने उम्र की मात्र 13 साल की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यहाँ से अपनी शुरुआत की, फिर वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर वो युवा मोर्चा से जुड़े और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 18 साल तक
वो मुख्यमंत्री बने रहे। 5 बार वो सांसद भी बन चुके हैं। और ये जो लोकप्रियता है वो किस वजह से है? हमारे मित्र जय कुमार गौरी जी ने बताया। कई सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चलती है, जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये का भेजते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हर साल किसान को 6,000 रुपये भेजने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जिसका जिक्र हुआ लाडली लक्ष्मी योजना। ये योजना किस लिए चली थी? मुझे लगता है वो अपने भाषण में यहाँ पे बताएंगे। मध्य प्रदेश में लड़कियों का जन्म स्तर कम था, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने ये भाग्य लक्ष्मी, लाड़की लक्ष्मी योजना शुरू की, कन्यादान योजना शुरू की, और सबसे जो लोकप्रिय रही वो लाडली बहना योजना, जिनसे 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिला जुड़ी हैं। और जब नवंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, हम लोग टीवी और न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में देख रहे थे। सभी चैनल, सभी एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आएगी। लेकिन आपने चमत्कार देखा, रिकॉर्ड ब्रेक 163 वोट से मध्य प्रदेश में फिर से दोबारा भाजपा की सरकार आई। उसका ताज हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के सर पे। और ऐसे नेता आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम वैसे भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक विजनरी लीडर हमारे देश को मिला है, और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमने देखा मोदी जी ने पिछले 10 साल में हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। हमने ये भी देखा कि पिछले 10 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वैश्विक स्तर पे वो 10वें नंबर पर थी, उसे 5वें नंबर पर लाने का काम हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हम बचपन से सुनते आ रहे थे, बचपन से एक ही नारा हर एक चुनाव में सुनते थे, गरीबी हटाएंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। लेकिन गरीबी हटते कैसे? 50 साल से वही लोगों का खून चूसते हुए कांग्रेस की सरकार हमने देखी, और गरीबी हटाने के नाम पर हर बार वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन गरीबी कैसे हटती? हमने हमेशा घोटालों की एक बड़ी श्रृंखला देखी है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला, डेक्कन हेराल्ड का घोटाला, और कोई आंकड़े कम नहीं थे। 10,000, 20,000, 50,000, 1,65,000 करोड़। हमने धीरज साहू की तिजोरियां देखी, नोट गिनते गिनते मशीन बंद पड़ गए। हमने वेस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री के घर में देखा, नोटों के ढेर लगे थे। तो ऐसी सरकारें देश में काम कर रही थी जिनका खुद का पेट नहीं भर रहा था, तो वो लोगों की मदद कैसे करते, लोगों की गरीबी कैसे हटाते? हमने न्यूज़पेपर में अभी पढ़ा है, हमारे भारत देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ के आए। कैसे आए? ये कोई चमत्कार था? इसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम और अविश्रांत काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आम इंसान का घर कैसे चलता था? दिन भर वो मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण में उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता था। फिर वो कहाँ से घर बनाता, कहाँ से अपने बच्चों की शिक्षा करता, कहाँ से अपने परिवार के लिए आरोग्य की सुविधा देता? लेकिन ये सब बातें जानकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में काम किया, निचले स्तर तक काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर दिया, 12 करोड़ घरों में शौचालय दिया, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस योजना पहुंचाई, 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से हुआ है। और आभा कार्ड के माध्यम से इन सभी परिवारों को हमने देखा आरोग्य की दृष्टि से भी मजबूत करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो एक ऐसे लीडर हमें मिले हैं जिन्होंने पहली बार देश के युवाओं को एक विजन दिखाया है। हमने ये कभी नहीं सुना था कि हमारा देश विकसित देश बन सकता है,
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये घोषित किया है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। 2027 तक आज जो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, उसे तीसरे स्थान पर लाने का वचन उन्होंने हम सब भारतीयों को दिया है। और आप जानते हैं, मोदी जी जब एक बार वचन देते हैं तो उससे पलटते नहीं। सारे देश में, सारे दुनिया में उनकी बातों का डंका है, मोदी की गारंटी का डंका चल रहा है। तो ऐसे एक विजनरी लीडर, कहाँ हम घोटाले की श्रृंखला सुनते थे, और आज हम देख रहे हैं रोज नई बातें, रोज नए प्रकल्प, रोज नए प्रोजेक्ट्स आ रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड्स बन रहे, ब्रिजेस बन रहे, डैम्स बन रहे, एयरपोर्ट्स बन रहे। हमारे देश में 149 नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। हमारे देश में 1300 ट्रेन स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, पुनर्विकास हो रहा है। देश का सबसे बड़ा, देखिए प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी सोच यह है कि दुनिया का सबसे बेहतर जो होगा वो हिंदुस्तान में होगा, भारत में होगा। देश का सबसे बड़ा सागरी सेतु, सबसे बड़ा सागर का ब्रिज कहां हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, अटल सेतु के नाम से हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के नाम से आज दिल्ली में स्थित है, वहां बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे का ब्रिज, चिनाब ब्रिज जो हिमाचल में बना है, वो हमारे देश में यहां हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री जी हमें जो विजन दिखा रहे हैं उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, भारत में अमृत भारत जैसी ट्रेनें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, इसका पूरा नेटवर्क आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे भारत देश में बन रहा है। 2 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक्स से, इंटरनेट से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस देश में 2014 से पहले सिर्फ 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इसमें युवा काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा विजन हमारे देश में देखा, हम रोज नई चीजें देख रहे हैं। हमने आज कभी सुबह उठते देखते कि हमारा चंद्रयान चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। एक दिन सुबह उठते हम देखते हमारा आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में पहुंच गया है। कभी हम उठ के देखते जिसकी हमें कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था, कश्मीर से 370 कलम हट गया है। कश्मीर से 370 कलम हटाना ये कोई आसान बात है? हमने उस वक्त के स्टेटमेंट देखे, वहां के कश्मीर के जो नेता है, फारूक अब्दुल्ला जी हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो बोलते थे 1000 मोदी आएंगे तो भी 370 कदम नहीं हटेगा, खून की नदियां बहेंगी। लेकिन जब ये लोकसभा और राज्यसभा में आया, हम और उदयन महाराज लोकसभा में थे, आधे घंटे में ये बिल पास हो गया और 370 कलम हट गया। जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो राम मंदिर, 550 साल हमने जिसकी उम्मीद की थी, वो राम मंदिर आज भव्य स्तर पर निर्माण करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसके साथ साथ क्रीड़ा क्षेत्र, स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी हमारे युवा चमक रहे हैं। एशियन गेम्स ने हमने देखा 100 से ज्यादा मेडल्स हमारे बच्चे लेके आए हैं। पैरा एशियन गेम्स में भी 100 से ज्यादा मेडल्स हमारे बच्चे लेके आए हैं। तो ऐसा एक विजनरी नेता हमें मिला है, जिसके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई, नए मकाम पे जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करने आया हूं, मैं एक क्लस्टर हेड हूं। ये सातारा, जय कुमार गौरी जी ने बोला, हम गाड़ी में आते आते अभी मामा जी को बोल रहे थे, मामा जी कहेंगे हम उनको, क्योंकि माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहेब बोलने से मामा अच्छा है, और सभी वहाँ की बहनें, माताएं उनको मामा बुलाती है, पॉपुलर मामा के नाम से। तो मैं मामा जी से गुजारिश करूँगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 बार महाराज जी यहाँ से जीत के आए, चुन के आए हैं, और यहाँ के लोगों की भावनाएं आप देखिए, यहाँ का माहौल आप देखिए। ये सभी चाहते हैं कि सातारा जिले से जो भी सांसद बने वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़ा हो, मोदी जी के पीछे हाथ खड़ा करने वाला। तो ऐसे इस सातारा में जिसका ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे सातारा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, एक विकसित भारत बनाने का सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए सातारा लोकसभा के सभी हमवासी उनसे जुड़ जाए, इतनी प्रार्थना करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। पुढील मान्यवरांना मी विनंती करण्यापूर्वी एक पक्ष प्रवेश आहे। सातारा जिल्ह्यातील प्रख्यात वास्तुविशारद
माननीय शंकर लोकरे अण्णा कोळे यांचा या ठिकाणी पक्षामध्ये प्रवेश होत आहे. त्यांनी प्रवेश घ्यायचे. तत्पूर्वी सातारा जिल्हा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने एक दादांची सूचना आहे. सातारा जिल्हा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदीजी मुर्मू यांचं 31 जानेवारी 2024च्या दिवशी झालेलं अभिभाषण आणि भारतीय जनता पार्टी संसदीय कार्यालयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेला UPA काळातील अर्थव्यवस्था यावरील श्वेतपत्रिका या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने सर्वांना वितरित केली गेलेली आहे. आपण सर्वांनी अभ्यास करायचा आणि जनतेपर्यंत पोहोचवायचे. यानंतरच्या निवेदनासाठी मी विनंती करतो सिने अभिनेता आणि दशसहस्र शिवक्ता समृद्धी बाबा. हेलो हेलो हेलो, मोहब्बत से करो आगाज, मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी करीब आते हैं, मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी करीब आते हैं. मोहब्बत है ऐसी रूहानी मंजिल जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं, जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं. आज या प्रेमाच्या महफिलीमध्ये आमचे मामाश्री उपस्थित आहेत. ते उदयनराजांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आशीर्वाद देण्यासाठी. मामा, माँ का दुगना प्यार मतलब मामा. आज हमारे महाराज साहब संसद में जाएंगे. मामा, आप उनके पीछे रहने वाले हैं, आप उनको आशीर्वाद देने वाले हैं. महाराज क्या है, तालियां बजाओ. महाराज क्या है, वन लाइन में बताता हूं. मिल जाए तो मोहब्बत है, मिल जाए तो मोहब्बत है, जुट जाए तो शराफत है. मिल जाए तो मोहब्बत है, जुट जाए तो शराफत है, और उठ जाए तो कयामत है. यही महाराज साहब है, यही महाराज साहब है. मैं विनंती करता हूं, महाराजांना विनंती करतो, आपण आदरणीय मामाजींचा सत्कार करायचा आहे. शिवरायांची प्रतिमा देऊन, शिवरायांचा अश्वरूप प्रतिमा देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे मामाजींचा. महाराज साहेब, अश्व ही शक्ती मोजण्याचं प्रतीक आहे. अश्व ही शक्ती मोजण्याचं प्रतीक आहे. युवा शक्तीवर आपण आरूढ आहात. विचाराची, विकासाची आणि विश्वासाची तलवार आपल्या हातामध्ये आहे. महाराज साहेब, आपण युवा शक्तीवर आरूढ आहात. विचाराची, विकासाची आणि विश्वासाची तलवार आपल्या हातामध्ये आहे. पण ढाल मात्र पाठीवरच ठेवा, कारण समोरून वार करणाऱ्याची जात संपलेली आहे. म्हणून महाराज साहेब, ढाल पाठीवर ठेवा. यानंतर आदरणीय धनंजय माडिक साहेबांचा सत्कार महाराज आपल्या शुभास्ते करतील. एक करंट बिजली मल्ल धनंजय माडिक, लाल मातीतला मर्द, तप, त्याग, ज्ञान, सेवानिशील इत्यादी गुणाची कवचकुंडाला लाभलेलं एक साजरं आणि गोजरं व्यक्तिमत्व. धन्यवाद. यानंतर एक मिनिट, यानंतर श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांचा सत्कार मामाजींच्या शुभंकरणाने होणार आहे. वाढदिवसाच्या निमित्तानं सत्कार होणार आहे. आंधियों को जिद है. महाराज साहब, मामा साहब सुनो, एक ही 100 लाइन की एक लाइन. आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वही आशियाना बनाने की. हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं मैं, गिरा नहीं हूं. जंग भी अभी बाकी है और मैं हरा भी नहीं हूं, मैं हरा भी नहीं हूं, मैं हरा भी नहीं हूं. आदरणीय महाराज साहेबांचा सत्कार वाढदिवसांच्या निमित्त मामाजींच्या हस्ते होत आहे. जे जे हवं ते तुम्हाला मिळो. महाराज साहेब, जे जे हवं ते तुम्हाला मिळो. भाग्यवंत या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला पाहिल्यावर साऱ्या महाराष्ट्राला कळो, साऱ्या देशाला कळो, साऱ्या महाराष्ट्राला कळो. एकच मिनिट, महाराजांना बोलवतो. दादा ऐका. शपथांच्या कळपामध्ये सिंहाचा स्वर होणारा, पुन्हा मराठीत सांगा मामाजींना. शपथांच्या कल्पामध्ये सिंहाचा स्वर होणारा, सर्पाच्या प्रदेशामध्ये गरुडाचं घर होणारा, रखरखत्या उन्हात ढासळणारा मुसळधार पाऊस होणारा, आणि जगाच्या व्यवहारामध्ये माणसाला माणूस म्हणून भेटणारा माझा राजा. हा माझा राजा तुमच्या माझ्या सामान्यासाठी एक माणूस म्हणून, एक सच्चा मित्र म्हणून मी निमंत्रित करतो श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांना. संवाद याचा अर्थ गीता. श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रणांगन पे हुआ था. महाराज साहब, आपको मैं निमंत्रित करता हूं, अपने शुभवाणी से प्रबोधन कीजिए. जय हिंद.
सर्वप्रथम मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस व्यक्तिशः माझ्या वतीने आणि व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सर्व, खास करून शिवराजी मामांच्या वतीने आणि लोकशाहीतल्या आपल्यासारख्या राजांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना विनम्र अभिवादन करतो. शिवराजी चव्हाणांच्या बाबतीत काय बोललं पाहिजे त्यातला भाग नाही. त्यांची लोकप्रियता एवढी आहे कि मगाशी मैं उनसे पूछ रहा था कि पहली बार जब आप चुनाव जीते तो आपकी उम्र कितनी थी, तो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कहा मेरी उम्र 28 थी. और फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, आप अब तक आप कितने चुनाव जीते, तो उन्होंने कहा 11. मैं चुपचाप हो गया. मैं सोच रहा था कि 11 मल्टीप्लाई गुणिले 5 मतलब 55 साल. तो मैं सोच रहा था कि उसमें 2-3 साल ज़्यादा है तो हमारी सबकी उम्र है. और आज इस व्यासपीठ पर उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब, हमारे मित्र खासदार धनंजय माडिक, आमदार जयकुमार जी गोरे, माजी आमदार मदन दादा, भावी आमदार अतुल भोसले, सौ प्रियताई शिंदे, माजी आमदार आनंदराव पाटील, माझे मित्र मनोज घोरपडे, रामकृष्ण वेताळ, सुरभीताई चव्हाण, भरतजी पाटील, अविनाश कदम, भरतजी मुळे, धनंजय पाटील, आमचे मित्र विक्रमबाबा पाटणकर, भीमराव काका, चिन्मय कुलकर्णी, सुनील काटकर, सुवर्णाताई, धनाजी काका, रंजना रावत, गीतांजली कदम, विश्व हिंदू परिषद चे बजरंग दल आणि सर्व भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि ज्यांना विसरलं की काय होतं आणि ज्यांना विसरून चालणार नाही असे माझ्यावर खूप प्रेम करणारे, मिश्किलपणे का होईना माझ्यावर प्रेम करणारे सर्व पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि आपण सर्व लोकशाहीतले राजे, जे संपूर्ण जगामध्ये जे लोकांनी केलं ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी केलं नाही. पण जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं ते जगात कोणालाही जमलं नाही. एकमेव असा एक राजा होऊन गेला, मनाचा दिलदारपणा, पुरोगामी विचार, पराक्रम, जेवढ्या उपमा आपण देऊ त्यांना तेवढ्या कमीच आहे. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकांचा सहभाग हा राज्य कारभारामध्ये असावा अशी संकल्पना त्या काळामध्ये महाराजांनी मांडली. आणि त्यामुळं आज जे आपण लोकशाही म्हणतो, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण डेमोक्रेसी म्हणतो, हा ढाचा लोकशाहीचा त्यावेळेस त्यांनी तयार केला होता. आणि त्यामुळं संपूर्ण या देशातले काय, संपूर्ण परदेशातले सुद्धा लोक त्यांच्यापुढं नतमस्तक होतात. देव तर आपण कोणी बघितला नाही, पण देवाच्या रूपाने निश्चितपणे मला सांगावं असं वाटतं की महाराजांसारखं रूप आपण
आपल्या संपूर्ण आपण बघितलं जरी नसलं तरी आपल्या पूर्वजांनी सगळ्यांनी पाहिलंय. गांधीजींनी, महात्मा गांधीजींनी त्या काळात एक विचार दिला होता. विचार काय होता? तर पंचायत राजचं. पंचायत राज म्हणजे काय? सत्तेचं विकेंद्रीकरण करून जोपर्यंत सर्वसामान्य लोकांच्या हातात आपण सत्तास्थान देत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने लोकशाही ह्या देशामध्ये नांदणार नाही. पण गेले ज्या वेळेस आपल्याला संपूर्ण लोकशाहीची स्थापना झाली, प्रस्थापित झाली, त्यावेळेपासून जवळपास 50 वर्षाचा काळ जर आपण पाहिला तर त्या 50 वर्षाच्या काळामध्ये काय झालं तर महात्मा गांधीजींच्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांना तिलांजली देण्यात आली. विकेंद्रीकरणाच्या ऐवजी केंद्रीकरण झालं. त्याच्यामुळं एकाधिकारशाही आली. पण ज्या वेळेसपासून मोदीजींचं सरकार, भाजपचं सरकार हे देशामध्ये प्रस्थापित झालं त्यापासून आज आपण पाहतो एक वेगळं चित्र पाहतो. खऱ्या अर्थाने पंचायत राजची संकल्पना जी गांधीजींची होती ती आपण आपल्याला आचरणात पाहायला मिळते. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षापासून जी एक घोषणा केली जात होती की गरिबी हटाव, पण वास्तविक ती फक्त घोषणाच राहिली. ती घोषणाच राहिली आणि फक्त लोकांना निवडणुकीच्या काळामध्ये त्यांच्यासमोर जाऊन मतं मिळवण्याचं एक साधन झालं. आणि मग बेंबीच्या देठापासून टाव फोडून हे सर्वजण म्हणायचे की तळागाळातल्या लोकांना आम्ही त्या गाळातनं बाहेर काढणार, असं करणार, तसं करणार. पण या गेल्या 50 त्यांच्या कालावधीमध्ये जर आपण पाहिलं तर काय पाहायला मिळतं की तळागाळातल्या लोकांना जास्तीत जास्त गाळात घालण्याचं काम केलं. मगाशी आमचे मित्र खासदार धनंजय माडकांनी सांगितलं अनेक घोटाळे जे संपूर्ण वाचून म्हणजे आपल्यासमोर त्याची मांडणी केली. मला अजून आठवतं की मी असंच त्यावेळेस जेव्हा चारा घोटाळा झाला होता त्यावेळेस चारा घोटाळा जेव्हा झाला तेव्हा आपल्यासारखेच पत्रकार त्या ठिकाणी लालूजींच्या निवासस्थानी गेले होते, त्यांच्या गावी. आणि त्यांना विचारलं कि वो चारा घोटाला हो गया उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? तो लालू जी वो उनके जो गाय भैंस है उनको वो चारा डाल रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो भैया जो बेचारी ये चारा खा रही है वो कुछ नहीं बोल रही है, बाकी के ही बोले जा रहे हैं. आता गाय म्हशी कशा बोलणार मला सांगा. म्हणजे एक प्रकारची लोकशाहीची थट्टा केली गेली. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असणारी स्वराज्याची संकल्पना होती ती काय होती? सर्व धर्म समभावाची, सर्व जाती जमातीतल्या लोकांना एकत्र ठेवून, एकत्र घेऊन स्वराज्याची स्थापना त्यांनी केली. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला एक आपण समजून घेतलं पाहिजे की अलीकडच्या काळामध्ये लोक व्यक्ती केंद्रित झालेत. समाजापेक्षा मी आणि मी हाच विचार त्यांच्या मनात असतो. आणि त्यामुळं स्वतःच्या स्वार्थासाठी जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचं जे हा जो प्रकार आहे तो अत्यंत किळसवाणी प्रकार आहे. त्याचा मी कठोरपणे निषेध तर करतोच आहे. हे सांगण्याचं मतितार्थ एवढंच आहे की आपल्याला समजा हा देश एकत्र ठेवायचा असेल, या देशाला महासत्तेकडे न्यायचं असेल तर फक्त एक आणि एकच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचाराचा आपण आपला उळशी बाळगून
तो आचरणात आणला पाहिजे. आणि नेमकं त्याच धर्तीवर ह्या अगोदर बरेच पंतप्रधान होऊन गेले, बरेच नेते मंडळी होऊन गेले, घोषणा तर केल्या असं करू तसं करू हे करू, पण जर बारकाईने आपण बघितलं तर आदरणीय नरेंद्रजी मोदींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे विचार आहेत, महिलांच्या बाबतीतलं त्यांचं सक्षमीकरण, गरिबांच्या बाबतीत त्यांची जीवनमान कसं उंचवलं गेलं पाहिजे, युवकांना स्वतःच्या पायावरती कसं उभं राहतील, स्टार्टअपच्या योजना, अशा अनेक योजना राबवल्या गेल्या. आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थाने सर्व म्हणजे मोदीजींचे बरोबर असणारे सर्व सहकारी, त्याचबरोबर त्यांचेपैकी ज्येष्ठ सहकारी आज आपल्या ह्या व्यासपीठावर आहेत, शिवराजजी चव्हाण साहेब आहेत. खरोखर ह्या लोकांनी आयुष्य वेचलं संपूर्ण लोकांच्या सेवेकरता, लोकांच्या हिताकरता, लोकांच्या प्रगतीकरता, लोकांच्या उत्कर्षाकरता. आणि त्यामुळं आपण सगळ्यांनी विचार करणं गरजेचं आहे की जेवढं त्या लोकांचे जे विचार होते म्हणजे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विचारामध्ये फरक काय आहे, तर त्यांचे इतरांचे जे विचार आहेत ते फक्त मत तुमचं कसं मिळेल, तुमचं मत मिळालं की त्यांचं काम झालं. पण भारतीय जनता पक्षाचा जर बारकाईने विचार केला तर तुमचं मत म्हणजे पहिलं तुमचं वैचारिक मत हे आमच्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातनं लाख मोलाचं आहे. आणि त्याकरता संपूर्ण हे कधी होतं, हे कधी निर्माण होतं, ज्या वेळेस आपण लोकांची सेवा करतो मनापासून, लोकांकरता आपण झटतो झिजतो आणि लोकांचं त्याच्यामुळं जो विश्वास आपण संपादन करतो, जो मोदीजींनी केला आहे, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी ह्या राज्यात असतील, वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश असेल, वेगवेगळ्या संपूर्ण देशातल्या इतर राज्यामध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला आज सगळीकडं भाजपमय वातावरण आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतं. हे केव्हा होतं, जेव्हा आपण लोकांचे कामं करतो. उगीच आपलं घोषणा करून आज ज्या लोकांनी घोषणा केला, आज त्यांची सगळ्यांची जर अवस्था बघितली तर काय अवस्था आहेत, म्हणजे अवस्था म्हणण्यापेक्षा एका काळी संपूर्ण म्हणजे एवढं 1-2 लोकांची पार्टी म्हणून ओळखले जाणारे भारतीय जनता पक्ष म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी साहेब, लालकृष्ण अडवाणी साहेब, 2 वरनं आज आपण संख्या बघताय. आणि मगाशी ज्या घोषणा दिल्या, मग धैर्यशील दादा असतील, धनंजय असतील किंवा माझे मित्र जयकुमार असतील, आज 400 पार हे होणारच आहे, हे लिखितच आहे. कारण कामं केल्यामुळं लोक मतदान करतात, नुसतं घोषणा देऊन कोणी मतदान करत नाही. फार वेळ घेत नाही मी आपला, पण एवढंच सांगेन की आज म्हणजे माझं भाग्य मी समजतो की जे अत्यंत एवढं प्रेमळ आणि संयमी आणि त्यांचे विचार खरंच ऐकण्यासाठी आपण सगळे आतुर आहोत, असे शिवराजजी मामासाहेब हे आज या ठिकाणी आले मला आशीर्वाद देण्याकरता. मी स्वतःला धन्य झालं असं समजतो. आज या ठिकाणी त्यांचं मी पुन्हा एकदा संपूर्ण सातारा आणि शाहूनगरीच्या वतीने, संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने म्हणलं तरी काय हरकत नाही, आज त्यांचं या सातारा नगरीत स्वागत करतो. भरपूर वेळ झाला आहे. पुन्हा एकदा मी एवढंच एक मला सांगावंसं वाटतं, कालही तुमचा होतं, आजही तुमचा आहे, भविष्य काळात त्याचा बदल होणार नाही. और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको शिवराज जी मामा साहब, कि ये सातारा जिले में से सबसे पहले अगर कोई बीजेपी का
एमएलए चुन के आया होगा, तो जो अभी बात कर रहा है वही था। और ये कहते हुए मैं मेरे भाषण को पूर्ण विराम देता हूँ और मामा जी से विनती करता हूँ कि वो आके आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद महाराज साहब। आप हिंदुत्व की परिभाषा महाराज साहब के अपने वचन में आपने सुनी होगी। हिंदुत्व मतलब अपनी माय और मिट्टी के प्रति ईमानी तत्व, वही महाराज की परिभाषा है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की, सतारा की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की सर्वाना मनःपूर्वक नमस्कार। मला महाराष्ट्रात आल्यावर असे वाटते की मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक मावळा आहे आणि मला याचा अभिमान नाही, गर्व आहे। सचमुच पे इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्य हो गया। अहो भाग्य है आज आपसे बात करने का मौका मिला है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित वो जिनका आज जन्मदिन है, हमारे लोकप्रिय नेता 13वें वंशज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रीमान उदयन राजे भोसले जी, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। वैसे तो मेरे मित्र कह चुके हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप यशस्वी हो, आप शतायु हो और यहाँ की जनता की ऐसी सेवा करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे संकल्प पूरे होते चले जाएं। और आज मैं ही बधाई नहीं दे रहा, कैसी सुंदर चांदनी, चार चंद्र की चंचल किरणें। देखिए चंद्रमा भी जैसे आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है अपनी चांदनी के द्वारा। हमारे मित्र खासदार राज्यसभा के, जिनका भाषण हमने सुना, आदरणीय धनंजय जी महाडिक, हमारे विधायक साथी, मैं धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश आप चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जय कुमार जी, आदरणीय मदन दास भोसले जी, अतुल जी, आदरणीय हमारी बहन प्रियाबाई ताई सिंधे जी, आनंद राव जी, मनोज जी, रामकृष्ण जी, अगर क्षमा करें तो मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, और नीचे भी कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे हैं। मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और यहाँ की जनता जनार्दन को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संकल्प लिया था हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उस संकल्प को आज कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, 500 साल पहले का कलंक था। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर विशाल और भव्य मंदिर था। मंदिर तोड़ा था बाबर ने और वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। तब से संघर्ष चल रहा था, तब से संघर्ष चल रहा था। एक ने कई पीढ़ियां खप गई। हम कितने नारे लगाते थे, कितने लोग ये कहते कहते बलिदान हो गए कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तब वो लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, भगवान राम तो हुए ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, वहां मंदिर मत बनाओ, वहां तो टॉयलेट बना दो, ये कहने वाले लोग उस समय हमसे पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज गर्व है मुझे कहते हुए कि 22 जनवरी को मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम
दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हो गए, एक महासंकल्प पूरा हो गया। क्या कोई सोचता था, क्या कोई सोचता था कि ऐसा पवित्र दिन भी एक दिन आएगा? मेरे मित्रों, कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने कितनी बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, एक संकल्प पूरा हुआ। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते ही नहीं है राहुल बाबा। राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। एक बार मध्य प्रदेश में कह रहे थे, गन्ना ये जो गुड़ है गन्ने के नीचे लगता है कि गन्ने के ऊपर लगता है। ये इनका ज्ञान है देश के बारे में। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो हमारे देश का इतिहास भी गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है, गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है। आजादी के बाद तुमने क्या पढ़ाया? छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ाया, महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाते थे अकबर महान। अकबर महान हो गए, औरंगजेब के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी हिंदुस्तान को गलत पढ़ाने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। महात्मा गांधी जी के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं करता। बापू विश्व बंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूल गई वासुदेव बलवंत फड़के को, भूल गए तात्या टोपे को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, रास बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आजादी के इतिहास तुमने गलत पढ़ाया हिंदुस्तान को। और देश को तोड़ने वाले कौन थे? इस महान भारत को तोड़ा कौन ने? मेरे भाई और बहनों, सतारा वालों, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करने का पाप किया था। आजादी तो मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। भारत तोड़ दिया गया, भारत बांट दिया गया। मेरा मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है। अरे इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहाँ है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है मलमल वाला ढाका, कहाँ है हिंगलाज और कहाँ है रावलपिंडी? ये पाप किया कांग्रेस के मित्रों तो तुमने किया। आज तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की व्यवस्था कौन ने की थी? कश्मीर को हमेशा के लिए अशांत कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कितनी बातें होती थी कश्मीर में। धारा 370 को छेड़ मत देना, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। धनंजय जी यहां बैठे पार्लियामेंट में थे उस समय। अमित शाह धारा 370 समाप्त करने का विधेयक लाए, आधा घंटे में धारा 370 समाप्त। अरे खून की नदियां छोड़ दो, एक पत्ता तक नहीं हिला, एक पत्ता तक। और आज कश्मीर भी शांति का टापू बना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है।
तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस कौन सी बात करती है? मेरे बहन और भाइयों, मुझे याद है वो दृश्य जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने युद्ध जीत के एक बहन लेके आई गई थी, तो उन्होंने सम्मान करते हुए कहा था, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। उस बात को अगर आगे बढ़ाने का काम किया है, मां बहन और बेटियों का सम्मान, तो कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के जैसे राज्य में मेरी बहनें बैठी है, हमने सबसे पहले तय किया कि कोई अगर बहन और विशेषकर बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी की सजा का प्रावधान हमने किया। अब यह बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी बहनों वह ऐतिहासिक विधेयक पारित किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और मेरी बहनाओं, कांग्रेस ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने नहीं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने का पुण्य कार्य किया है। आज तो हमारी 3 बहनें मंच पे आगे बैठी है, लेकिन महाराज साहब 2029 के बाद ये पीछे वाली बहनें आगे दिखाई देंगी और आगे वाले भाई पीछे चले जाएंगे। 33% आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए, और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जैसे ये पता लगाने के व्यवस्था हुई कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा की बेटी, बेटा आए तो आने दो और बेटी हो तो कोख में ही मार दो, कोख को कत्ल खाना बना दिया गया। बचपन से जब मैं देखता था तो आत्मा रोती थी, मन में तकलीफ होती थी कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, फिर इंसान ये भेद क्यों करता है? क्यों ये भेद करता है? मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। और तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली 2 योजनाएं, मन में संकल्प था कि भाषण से बेटी नहीं बचेगी, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो वो लखपति ही पैदा होगी। किसी माँ की कोख से जन्म ले, बेटी लखपति होगी। और जब मैंने अफसरों को बुला के कहा कि बेटी को लखपति बनाना है, तो कहने लगे इम्पॉसिबल सर, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए होगा। बेटी जैसे ही पैदा होगी उसके खाते में हम इतने पैसे पैदा होते ही जमा कर देंगे कि उसकी पढ़ाई भी होगी और बाद में वो लखपति बनेगी। बड़े होने पे उसको 1 लाख रुपया से ज्यादा मिलेंगे। हमने 30,000 रुपया उसके खाते में जमा करना 2005-06 में शुरू किया और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, इसलिए कि पढ़ाएं लोग। और कॉलेज से पास आउट हो तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधा 1 लाख रुपया और मिल जाए। मैंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और मेरी बहनों, इस योजना का परिणाम था कि पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 976 बेटियां मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है। और तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक बेटा और बेटी बराबर ना हो जाए। एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में देंगे। महाराष्ट्र में तो काफी प्रगतिशील है, मध्य प्रदेश में तो घूंघट मार के बहनें बैठती थी घर में, निकलने नहीं देते थे बाहर। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी 100 लोगों की, 200 लोगों की। हमने तय कर दिया
कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन केवल बहनें चुनाव लड़ेगी या बेटियां चुनाव लड़ेंगी। उसका परिणाम यह हुआ कि जो घूंघट में थी वो मेयर बन गई, जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका की अध्यक्ष बन गई, सरपंच बन गई और ऐसा राजकाज संभाला कि पुरुषों को भी मात कर दिया। मैं मध्य प्रदेश में देखता था, किसी पुलिस थाने में अगर महिला रिपोर्ट लिखाने जाए तो महिला पुलिसकर्मी थी ही नहीं, और किसी पुलिस के सामने अगर अन्याय हो तो बहन अपनी बात कह सकती थी क्या? और इसलिए हमने तय कर दिया कि 35% भर्ती बेटियों की पुलिस में भी होगी। लोगों ने विरोध किया, पुलिस वालों ने कि गड़बड़ हो जाएगी, ये बेटियां अपराधियों का मुकाबला कैसे करेंगी। हमने कहा बेटियों के हाथ में डंडा देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी, और मध्य प्रदेश में वो काम बेटियां कर रही है, बहादुरी के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थल सेना हो और चाहे नव सेना हो, बेटियों को कितना महत्व दिया है। हम देखते थे संपत्ति अगर खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पे ही खरीदी जाती थी, साहब के नाम पे या बेटे के नाम पे कर दो। हमने तरकीब जुड़ाई और तय कर दिया कि अगर बेटी या बहन के नाम से संपत्ति खरीदोगे तो संपत्ति खरीदने का जो रजिस्ट्री शुल्क होता है, स्टाम्प शुल्क, वो केवल 1% लगेगा। पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो 5%। तो कई लोगों ने अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम जमीन खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तुम उस बहाने बहनों के नाम पे खेत, मकान, दुकान हो गए। हमने तय किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया था, यत्र नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन को भी आराम करने का मौका मिले और वो अपने बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके। और लाडली बहना जैसी योजना इसलिए कि आधी आबादी को हमें पूरा न्याय देना था। और इस धरती के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर बहनों का भी तो हक है। इसलिए हर बहन का अपना अकाउंट होगा और उस अकाउंट में हर महीने पैसे आएंगे, ताकि 1,500 रुपए के लिए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं तो मायके भी जाना है तो साहब से पैसा मांगे कि 500 रुपया तो दे दो, तो मूड हुआ तो दे दिए, नहीं तो कहा जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। अब उनका अपना अकाउंट है जिसमें हर महीने पैसा आते हैं। 1,32,00,000 बहनें आज गर्व से सीना तान के जीती है मध्य प्रदेश की धरती पर। कब कांग्रेस ने किया बताएं ये सामाजिक परिवर्तन का काम? कब कांग्रेस ने किया? किसानों के लिए आप देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं। छोटे किसानों के लिए बड़ी निधि है। और यहाँ भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय शिंदे जी 6,000 अलग से देते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम 6,000 अलग से देते थे। एक नहीं, अगर योजना में गिनाऊं तो सैकड़ों योजनाएं गरीब के कल्याण की, किसानों के कल्याण की। अभी आपने सीखो कमाओ योजना की बात की धनंजय जी, हम बेरोजगारी भत्ते के विरोधी हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हम काम सीखेंगे। नौजवान फैक्ट्री में सीखे, दुकान पे सीखे, कहीं कंपनियों में सीखे, तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना देंगे, ताकि काम सीख के फिर वो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाए या अपना काम प्रारंभ कर ले। यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सीना गर्व से फूल जाता है। एक जमाना था जब हम दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं तो 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, जब यूपीए की सरकार थी। और जब हम जाते थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और किसी से कहते थे इंडिया, भारत आओ, मध्य प्रदेश में निवेश करो, तो एक ही बात उठती थी, अरे घोटालों का देश है, कितने घोटाले तुम्हारे देश में हुए, वहाँ के क्या करेंगे? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजाजी घोटाला। कितने घोटाले, घोटालों का देश कांग्रेस ने बना दिया। देश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, सतारा वासियों, स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि आज
दुनिया के किसी देश में चले जाओ, भारत और मोदी नाम ले दो तो लोगों का सम्मान के साथ शीश झुक जाता है और भारत माता के जय की आवाज आती है या मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। और अगर मोदी के नारे, मोदी मोदी के नारे दुनिया के किसी देश में लगते हैं तो वो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो सम्मान हिंदुस्तान के 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, ये भारत माता का सम्मान है। आज देखिए क्या स्थिति है हमारी। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, पाकिस्तान जब देखो आंखें बता रहता था, चीन अकड़ता रहता था। मोदी जी ने कह दिया देखो भाई, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवादियों के खात्मे तक का काम किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, मोदी जी के तीसरे टर्म में आतंकवाद और नक्सलवाद का अता पता नहीं चलेगा, अता पता नहीं चलेगा। दृढ़ संकल्प शक्ति के धनी नरेंद्र मोदी। आप देखिए जब यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ, भारत के हजारों बच्चे फंस गए, माता पिता रो रहे थे, चिंतित थे, बच्चे जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे। कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कहा कि भारत के बच्चे निकलेंगे हाथ में तिरंगा झंडा लेके, उस समय युद्ध बंद कर देना ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। और भारत के बच्चे हाथ में तिरंगा लेके निकले, भारत माता की जय कह के। रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और अमेरिका ने भी युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चे भारत माता की जय कह के सुरक्षित बाहर आ गए। ये है आज का भारत। अगर चीन अकड़ा और भारत की सरजमी पे कदम रखने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में हमारे सैनिकों ने फेंक दिया। ये है आज का भारत। ये है आज का भारत कि एक तरफ रूस हो, दूसरी तरफ अमेरिका हो, दोनों बराबर की दोस्ती चाहते हैं। बिना मोदी के दुनिया चल नहीं सकती। और आज मैं कह रहा हूं, इस डायस से कह रहा हूं, सतारा की इस पवित्र धरती से यह उद्घोषित कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। यह होगा, कोई रोक नहीं सकता। और यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद करो 100 साल पहले, 100 साल से ज्यादा हो गए, तब उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन हो रही है। हमारा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अपना देश कराएगा। बहनों और भाइयों, इसलिए नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं कि हम कुछ लोग सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाएं। नरेंद्र मोदी इसलिए कि भारत के माध्यम से विश्व मानवता का कल्याण हो जाए, ये बड़ा लक्ष्य है। और मैं तो कहता हूं ईश्वर की इच्छा है, ये परमात्मा की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। नरेंद्र मोदी देवदूत है, युग दृष्टा है, युग पुरुष है और इसलिए शायद नरेंद्र मोदी को ईश्वर ने यह अवसर दिया है कि वो भारत को उस स्थान पर ले जाए। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये चुनाव आने वाला छोटे मोटे लक्ष्य के लिए नहीं है, गरीब कल्याण भी होगा। माता बहनों, आपका सम्मान भी बढ़ेगा,
और मैं सच कहूं, मैं जब बहनों को देखता हूं तो दुर्गा सप्तशती में कहा है, जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। मैं हर बहन में देवी देखता हूं, देवी देखता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों के पैर धोके उनकी पूजा करता हूं। मैं बहनों के पैर धोता हूं। और मध्य प्रदेश में किसी भी एज ग्रुप की बहन बेधड़क आके अपने भाई के सीने से लग जाती है, क्योंकि भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है। ये रिश्ता केवल भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है बहनों, भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए हर वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, अकेले बीजेपी 370 सीट, क्योंकि धारा 370 हटी है और राम मंदिर बना है और दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजे, इसलिए एनडीए 400 पार होना चाहिए, 400 पार। और इसलिए सतारा वासियों, एक दिव्य और भव्य भारत के निर्माण के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं आज अपील करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं से मैं परिचित कराने का काम करूंगा, लेकिन आपसे भी कोई चूक ना हो जाए। सतारा से धूमधाम से मोदी जी को प्रधानमंत्री वाला सांसद जीतना चाहिए। बोलो जीतेगा कि नहीं? इतने लोग बैठे हैं, जहां तक देखो नजर जा रही है, जन समुद्र है। इतने धीरे कहने से काम नहीं चलेगा। अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं? तो हमारे सांसद को जिताएंगे कि नहीं? तो आइए, आज महाराज के जन्मदिन पर हम सब पवित्र संकल्प लें कि सतारा की इस पवित्र धरती से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले सांसद ही जीतेंगे। बताओ, ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो आओ हम महाराज के जन्मदिन पर केक काटें और खुशियां मनाएं। उसके पहले एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प लें कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले भाजपा के सांसद को ही विजयी बनाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सतारा की जनता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।